नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए त्यौहार सरीखे होते हैं। इसमें बेहतर कल के लिए आम आदमी की आकांक्षाएं और उम्मीदें जुड़ी होती हैं, लेकिन इसी चुनावी प्रक्रिया में कुछ ऐसी चिंताएं भी जुड़ी हैं जो बीते 7 दशकों से लोकतंत्र के इस पर्व के जायके को थोड़ा कड़वा कर देती है। पॉलिटिकल फंडिंग और खर्च का सवाल भी चिंताओं की फहरिस्त का हिस्सा है। यूँ तो चुनाव में चंदा देना आम बात है, लेकिन ये चंदा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये सवाल हर चुनाव में उठते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे के ब्यौरे की जांच करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से समीक्षा के लिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों के वित्त पोषण का विवरण तैयार करने को कहा। बॉन्ड के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिका के वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, इससे लोगों के जानने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चुनाव आयोग तक को पता नहीं होता यह जानने का लोगों को मौलिक अधिकार है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, बीजेपी कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों को कितना मिलता है चंदा, पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट और एक्सपर्ट की क्या राय है, आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की क्यों पड़ी जरूरत और इसके उद्देश्य के बारे में जानने से पहले पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के 2018 के बजट भाषण के कुछ अंश पर नजर डालते हैं। बजट 2017 के दौरान संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि मैं अभी तक चुनावी चंदे में कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर नगद चंदा दिया जाता है तो धन का स्रोत देने वाले और किसे दिया जा रहा है कोई नहीं जान पाता। अब चंदा देने वाला बैंक अकाउंट के जरिए ही चुनावी बॉन्ड खरीद सकेगा और राजनीतिक दल भी चुनाव आयोग को आयकर दाखिल करते हुए ये बताएंगे कि उन्हें कितना चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला है। सरकार की माने तो इन बॉन्ड का मकसद राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता को बनाना है। केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड है, उन्हें पिछले आम चुनाव में लोकसभा विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों, वे ही चुनावी बॉन्ड हासिल करने के पात्र हैं। साल 2018 में इसके लिए शुरू होने के बाद हर साल करीब 2 बार इसको जारी किया जाता है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में 11वें इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी किया गया। शुरू में उन्हें लेकर जहां ठंडा रुख दिखा, वहीं इस साल चुनाव से पहले तक उनकी अच्छी खरीद हुई। चुनावी बॉन्ड योजना को अंग्रेजी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कहते हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी समेत 29 शाखाओं में मिलते हैं। बीजेपी कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों को कितना मिलता है चंदा। बीजेपी चुनावी बॉन्ड योजना बनने के बाद से 5 वर्षों में बॉन्ड के माध्यम से दिए गए धन का आय से अधिक 57% भाजपा के पास गया है। चुनाव आयोग को दिए खुलासे के मुताबिक पार्टी को 2017 से 2022 के बीच बॉन्ड के जरिए 5271.97 करोड़ रुपए मिले। वहीं मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भाजपा को चुनावी बॉन्ड में 1033 करोड़ रुपए मिले। 2021 में 22.38 करोड़ रुपए, 2020 में 2555 करोड़ रुपए और 2019 में 1450 करोड़ रुपए मिले। पार्टी ने वित्तीय वर्ष के लिए प्रतियों में 210 करोड़ रुपए की घोषणा की। कांग्रेस को 2022 तक बेचे गए कुल चुनावी बॉन्ड में 952 करोड़ रुपए 10% प्राप्त हुआ है। कांग्रेस को वित्तीय वर्ष 2022 में चुनावी बॉन्ड से 253 करोड़ रुपए, 2021 में 10 करोड़, 2020 में 317 करोड़ रुपए मिले, 2019 में 383 करोड़ रुपए मिले। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। पूरे 9 वर्ष में कुल 767.88 करोड़ रुपए के योगदान की घोषणा की है उसने, जो भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे स्थान पर। मार्च 2022 में खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में तृणमूल कांग्रेस को 528 करोड़ रुपए, 2021 में 42 करोड़, 2020 में 100 करोड़ रुपए मिले और 2019 में 97 करोड़ रुपए। बीजू जनता दल ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने 2018-19 और 2021-22 के बीच चुनावी बॉन्ड में 622 करोड़ रुपए की घोषणा की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2000 में राज्य में प्रभुत्व रखने वाली पार्टी की योजना के शुरुआती वर्ष में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई दान नहीं मिला। डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो 2021 से तमिलनाडु में सत्ता में है ने 2019-2020 से 2021-2022 तक 3 वर्षों में 431.50 करोड़ रुपए के दान प्राप्त किए। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पिछले 2 वित्तीय वर्षों में पार्टी द्वारा कोई चुनावी बॉन्ड योगदान की सूचना नहीं दी गई। आम आदमी पार्टी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी ने पूरे वर्षों में चुनावी बॉन्ड चुनावी ट्रस्ट योगदान में 48.83 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की घोषणा की। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं कि उस राशि का कितना हिस्सा केवल बॉन्ड से प्राप्त हुआ। जेडीयू बिहार में सत्ता में रही जेडीयू ने 2019-2020 से 2021-22 तक कुल 24.40 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड की घोषणा की। एनसीपी ने गैर सत्तारूढ़ दलों के बीच चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सबसे अधिक 51.5 करोड़ रुपए का योगदान अर्जित किया। चुनावी बॉन्ड चंदे में बढ़ोतरी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के अनुसार राष्ट्रीय पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड दान में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के बीच 743% की वृद्धि देखी गई। इसके विपरीत इसकी अवधि के दौरान राष्ट्रीय पार्टी को कॉर्पोरेट चंदा केवल 48% बढ़ा। राज्य पार्टियों को भी अपने चंदे का एक बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुआ। चुनावी बॉन्ड योजना 2017 में एक वित्तीय विधेयक के माध्यम से पेश की गई थी और 2018 में लागू की गई थी।
यह व्यक्ति और संस्थाओं के लिए दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के साधन के रूप में कार्य करता है। क्या फैसले से तय होगी चुनावी फंडिंग की दिशा? इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू से ही विवादों के केंद्र में है। केंद्र ने 29 जनवरी 2018 को इसे लागू किया था। तर्क था कि इसके जरिए डोनेशन चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार होगा। अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर तमाम खामियां गिनाई गई। अदालत में चुनाव आयोग ने भी बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग की पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसका परीक्षण कर रही है। उम्मीद है कि आम चुनाव से पहले इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला आ जाए। जो भी फैसला होगा वह आने वाले दिनों में चुनावी फंडिंग की दिशा और दशा तय करने में अहम होगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चंदा लेने का यह तरीका लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी की डायरेक्टर निताशा कौल फाइनेंशियल टाइम्स के लिए लिखे एक लेख में बताया है कि भारत में चुनाव किस हद तक महंगा होता है। वो आंकड़ों के हवाले से लिखती हैं कि 2019 के आम चुनाव में 2014 की तुलना में दोगुना खर्च हुआ। भारत का आखिरी आम चुनाव 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ज़्यादा महंगा था। इससे पता चलता है कि चुनाव में रुपयों का बोलबाला बढ़ा है। तो आज हमने आपको चुनावी बॉन्ड के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।